गुड इवनिंग डियर, वेलकम टू FIS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी में हम डेफिनेशन समझेंगे, टाइप, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से उसके मेजर टूल्स हैं उसके बारे में जानकर हम लोग फिर लास्ट में इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, इस क्या प्रोसेस इसका चलता है, इसका इकोनॉमिक क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मौद्रिक नीति क्या है इसके बारे में हम शुरू करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानते हैं। डेफिनेशन में वह पॉलिसी, वह नीति जिसके माध्यम से किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट एंड कंट्रोल किया जाता है, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। अब यहाँ पर मुद्रा का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, उसे रेगुलेट एंड कंट्रोल करने की बात की और हर एक देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा ये तैयार की जाती है। और विशेष तौर से अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और USA के रेफरेंस में देखते हैं तो वहाँ फेडरल बैंक है। तो इसी तरह से वर्ल्ड में जो भी कंट्री हैं जहाँ मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वहाँ किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, उसके बारे में हम जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य कुछ इस तरह से, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल करना। एक उद्देश्य होता है इसका कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अस्फीति को किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, मूल्य में स्थिरता बनी रहे, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रॉब्लम होगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, अर्थात विनिमय
दर में स्थिरता ठीक है, विनिमय दर में स्थिरता बनी, अर्थात हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री या एक कंट्री की करेंसी के दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ जो एक्सचेंज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का समान वितरण, आय का समान वितरण, आय का समान वितरण। तो कुछ इस तरह से जो है आप जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके एक बार हम फिर आपको रिकॉल करा देते हैं यहाँ पर कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल की बात, फिर प्राइस स्टेबिलिटी की बात, फिर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो कुछ ये जो है मेजर पॉइंट हैं जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इन सबको प्राप्त करना। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि कौन से वो मेन टूल्स हैं, ठीक, जिसके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी में ये चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। तो एक एक करके हम उसे समझते हैं। मेजर टूल्स ऑफ पॉलिसी, मौद्रिक नीति, मेजर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के मुख्य साधन। तो अब इसमें अगर मुख्य साधन की बात करें तो दो मुख्य साधन है इसके, एक क्वांटिटेटिव टूल्स या इसे हम जनरल टूल्स भी बोलते हैं या इनडायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो है हम दूसरा क्वालिटेटिव टूल या डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टूल्स, ठीक। तो इससे मात्रात्मक साधन, उसे गुणात्मक साधन या सामान्य साधन या अप्रत्यक्ष साधन, उसे प्रत्यक्ष साधन के रूप में बोलते हैं। अब इसके बाद इसके सब पार्ट भी हैं, ये टूल्स के कुछ सब पार्ट्स
उसे हम समझते हैं। क्या क्या है? CRR, AFLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और यहाँ पर हम जो इसके क्वांटिटेटिव टूल्स के CRR, FLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, MASF, तो ये जो है इसके मेजर जो है सब टूल्स हैं। ठीक, अब इसके बाद कुछ इसी तरह से क्वालिटेटिव के भी हैं, जैसे मोरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन, रेशनिंग, डाउन पेमेंट, लोन टू वैल्यू, ये क्वालिटेटिव टूल्स के कुछ पार्ट हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव कौन से टूल्स हैं, कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अब हम इन सब के क्वांटिटेटिव जो टूल्स हैं या क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं, इन सब के एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद जमा अनुपात। इसमें सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं। ऑल बैंक, सभी बैंकों को अपने टोटल NDTL का एक निश्चित अनुपात RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है। किस रूप में? कैश में। किसके पास? RBI के पास। ठीक है। यदि इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन से निकलना है तो इसके परसेंटेज को बढ़ाया जाता है और डिफ्लेशन से निकलने के लिए इसके परसेंटेज को घटाया जाता है। तो एट प्रेजेंट जो है यह 3% है। तो सबसे पहले ऑल बैंक, सभी बैंकों को किसका? अपने टोटल NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज, जो एट टाइम पे है कितना? 3%। ठीक, कहाँ पर? RBI के पास। किस फॉर्म में? कैश के रूप में, नकद रूप में रखना होता है। अब इसमें ऑल बैंक की बात करें, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ बैंक हैं जैसे RRB और प्राइमरी एग्रीकल्चर
कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक। ये शॉर्ट में इसको PACS बोलते हैं। तो RRB और PACS को CRR नहीं रखना होता है, ठीक। और बाकी चाहे वो सेंट्रल कोऑपरेटिव हो चाहे स्टेट कोऑपरेटिव होगी, सभी कोऑपरेटिव बैंक को भी रखना पड़ता है। हाँ, जो कमर्शियल बैंक हैं इनमें और इसके स्लैब में अंतर हो सकता है, इसके परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो RBI निश्चित करेगी। अब यहाँ पर इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो RBI एक्ट 1934 का सेक्शन 42 के तहत इसे RBI को पावर मिलता है कि RBI जो है बैंक पर एक कोई भी परसेंटेज ये निश्चित कर सकती है कि वो उसे मैंडेटरी कर सकती, कंपल्सरी कि आपको CRR इतना % रखना है, जो RBI डिसाइड करेगी। हाँ, 2007 के पहले इसका मिनिमम 3% और मैक्सिमम ये 15% या कहीं कहीं 20% भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 3% और मैक्सिमम जो है आपको 20 जो है % जो है यहाँ पर रखना होता था। लेकिन 2007 के बाद इसके मिनिमम और मैक्सिमम की जो सीमा थी उसे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इसमें थोड़ा से और बेसिक क्या चीज़ इसमें समझना है कि NDTL को समझते हैं। NDTL पहले तो ये पोर्ट नाइट निकाला जाता है, अर्थात 15 दिन के बाद 15 डेज से, और जो भी दिन होगा जिस दिन निकाला जाएगा वो फ्राइडे होता है, डे होगा फ्राइडे का। अब NDTL का पहले फुल फॉर्म नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये कुल मांग एवं समयावधि उत्तरदायित्व। अब इसको हम समझने से पहले थोड़ा सा हम बैंक की लायबिलिटी समझ लेंगे तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इन फ्यूचर आपको काम में भी आएगा, आगे भी चीज़ें समझने में आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मान लो कि बैंक ऑफ इंडिया, अब इस बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में दो तरह से कुछ ऐसे दिखेगा आपको, एक इसकी असेट्स बैलेंस शीट में आपको इस तरह से, दूसरी तरफ से इसकी लायबिलिटी, ठीक है। इसकी संपत्ति और इसके उत्तरदायित्व। अगर हम जब उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से चीज़ें आएगी, ये 3 तरह की, और इसमें डिमांड, लायबिलिटी, दूसरा टाइम लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी, लायबिलिटी। मांग, उत्तरदायित्व, समयावधि उत्तरदायित्व, अन्य उत्तरदायित्व।
ठीक है। तो इस तरह से आप बैंक की लायबिलिटी आप देखेंगे उसके बैलेंस शीट में। अब हम इस लायबिलिटी को एक एक करके एक्सप्लेन बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, डिमांड ड्रॉप, ओवरड्यू एफडी, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो डिमांड लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक जब भी मांगेगी, तो जब आप बैंक से अपने अकाउंट से या सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से या डिमांड ड्राफ्ट से या ओवर ड्यू एफडी या अनक्लेम्ड डिपॉजिट से अगर पैसे की डिमांड करोगे तो बैंक देने के लिए मना नहीं करेंगे। तो ऐसी लायबिलिटी जो आपके मांगे जाने पे तुरंत जो है देने को तैयार हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी डिमांड लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे इसमें क्या क्या आएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सुना होगा कि एफडी जो शॉर्ट में बोलते हैं एफडी, उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, अब इसके बाद स्टॉप सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक, तो कुछ इस तरह से जो डिपॉजिट, और अभी एक नई एफडी आई है अनब्रेकेबल एफडी। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, जो एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, लीगली तो आप इससे बीच में अगर 1 साल की आपने एफडी कराई है तो लीगली आप इसे 1 साल के पहले नहीं ब्रेक करा सकते हो। लेकिन हमारी जो बैंक है या बैंक की जो पॉलिसीज है वो लिबरल है, तो इसलिए 1 साल के पहले भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे के तो आप विड्रॉल करा सकते हो कुछ पेनाल्टी के तहत। पेनाल्टी इन द सेंस आपका इंटरेस्ट वगैरह कम मिलेगा। बट ये अनब्रेकेबल एफडी जो 2015 में शुरू की गई, इसे जब तक टाइम पीरियड आपका पूरा नहीं होगा तो आप इसे विड्रॉल नहीं करा सकते हो। तो इस तरह से हमारे जो है टाइम लायबिलिटी के पैसा है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं और अनडेवलप्ड जो कंट्री हैं, इनमें मैक्सिमम जो पैसा डिपॉजिट लोग करते हैं वो टाइम लायबिलिटी में करते हैं, और इसमें डिमांड लायबिलिटी में कम करते हैं, क्योंकि डिमांड लायबिलिटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता है। सेविंग अकाउंट में 4%, 3% इसी तरह से रहेगा। एक्सेप्शन एक आध दो बैंक हैं जो ज़्यादा देती हैं, जबकि टाइम लायबिलिटी में आपको 6.5 के नियर अबाउट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम डिपॉजिट लोग जो है टाइम लायबिलिटी में करते हैं। अब अदर लायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो अदर लायबिलिटी में भी कुछ इस तरह से चीज़ें आपको दिखेंगी कि जैसे बैंक गोल्ड बोरो की है या अनडिवाइडेड डिविडेंड। यदि आप किसी बैंक में शेयर होल्डर हो और अभी शेयर जो वहाँ का जो डिविडेंड है वो डिवाइड नहीं हुआ है तो वो भी अदर लायबिलिटी में ही पैसा बैंक पर डिपॉजिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे आपने टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी में जो पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा है
उसके लिए जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट अर्थात जो ब्याज मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट का पैसा भी अदर लाइबिलिटी में ही डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने क्या सीखा कि जो हमारी बैंक है उसकी कुछ लाइबिलिटी होती है, डिमांड लाइबिलिटी होती है, टाइम लाइबिलिटी होती है, अदर लाइबिलिटी होती है। तो अब ये जब लाइबिलिटी हम समझ लिए, तो अब हमें मेन मकसद है हमारा कि एनडीटीएल को समझना। तो एनडीटीएल जो है समझना आसान हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब एनडीटीएल ये मान लो कि कोई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया ले लो, बैंक ऑफ इंडिया, इसका एनडीटीएल 100 रुपीज़ है, ऐसे रखो 100 रुपीज़। अब ये 100 रुपीज़ कुछ इस तरह डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, और ये टाइम डिपॉजिट। ठीक है, और अब यहाँ पर आप देखोगे कि डिपॉजिट और विड्रॉल, डिपॉजिट यहाँ पर अब यहाँ कल्पना करो 50 कि यहाँ पर डिपॉजिट 40 रुपीज़ के हैं, यहाँ पर 60 रुपीज़ डिपॉजिट है। अब विड्रॉल हो गया 20 रुपीज़ यहाँ से, यहाँ पर 30 रुपीज़। तो डिपॉजिट टोटल कितना था 100 रुपीज़, और विड्रॉल कितना हुआ माइनस कितना हुआ 50 रुपीज़। अब 100 में 50 माइनस कर दोगे, जो बचा, ये जो बचा है 50 रुपीज़, यही कहलाएगा एनडीटीएल। अब इस एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट जो है आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। तो अभी क्या है कि जैसे 3% है, 3 का मतलब हो गया कि 1.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपीज़ आरबीआई के पास इसे बैंक को, अगर मान लो उसका टोटल एनडीटीएल सिर्फ 100 रुपये था, तो उससे 1.5 रुपये जो है आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होगा। तो ये हो गया हमारा सीआरआर का एनडीटीएल। और अब इसमें थोड़ा से और हम एक्सप्लेन करते हैं कि अभी इसके पहले शुरू में डेफिनेशन में बोला था कि अगर हमें इन्फ्लेशन की अगर मार्केट में स्थिति है, इन्फ्लेशन से अगर हमें निकलना है, आउट होना, बाहर करना है इससे, तो हम क्या करेंगे कि इसके जो सीआरआर का परसेंटेज है इसे हम इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। और अगर डिफ्लेशन से निकलना है, तो डिफ्लेशन से निकलना है तो इसके परसेंटेज को डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। तो कुछ इस तरह से मान लो कि 100 रुपये है एनडीटीएल टोटल, एनडीटीएल अगर 100 रुपये का यहाँ पर 3 रुपये अगर रखना पड़ा, तो जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति है, और अगर इसके इन्फ्लेशन समय निकलना है तो इसके परसेंटेज को 3 की जगह हम 4% कर देंगे, सॉरी 3 की जगह हम इसे 4%, 4% करेंगे। जब हम 4% करेंगे तो इस स्थिति में मार्केट में मनी का फ्लो कितना था 97 रुपीज़, 97, और इस स्थिति में 96 हो जाएगा। अगर 5% कर दिए तो मार्केट में कितना फ्लो हो जाएगा 95 का। तो आप देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन में कंट्रोल कैसे होगा, जब मनी का फ्लो कम होगा। तो जैसे जैसे इसके परसेंटेज को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्केट में आप देखेंगे कि मनी का जो फ्लो है, देखो ये कम होता जा रहा है। पहले 97 था, 4 पे जब लाया 96 हो गया, जब 5 पे लाया 95, तो मनी का फ्लो कम हो रहा है। वाइस वर्सा, इसका उल्टा, अगर हमें डिफ्लेशन से निकलना है तो इसके जो परसेंटेज को हम क्या करेंगे
घटा देंगे, उसमें बढ़ाना है, इसमें घटाना है डिफ्लेशन से। क्योंकि जब हम मान लो कि वही 3% का 3 रुपये अगर 100 रुपीज़ है, अगर इसका हम 3% लेके चलेंगे तो क्या होगा, 3% तो मार्केट में 97 आएगा। अब हम डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, और अगर फिर इसे हम 2% कर देंगे, क्योंकि डिफ्लेशन है तो स्वाभाविक है पैसा मार्केट मनी फ्लो को हमें बढ़ाना है, डिफ्लेशन निकलने के लिए मनी के फ्लो को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, 2% जब करेंगे तो मार्केट कितना आएगा, 98 आएगा। जब हम 1% कर देंगे तो 99। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हम इसके परसेंटेज को डिक्रीज कर रहे हैं, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। तो ये अपना टॉपिक एक हुआ CRR। CRR के बाद हम लोग बात करेंगे FLR की। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये कह रहा है वैधानिक तरलता अनुपात। यहाँ ऑल बैंक, सभी बैंकों को अपने टोटल NDTL का, इवन इसमें RRB को भी, CRR जो है RRB को नहीं रखना, लेकिन FLR में RRB की भी बात कर रहा हूँ कि RRB भी इंक्लूड हो जाएगी। ऑल बैंक, सभी बैंक को अपने टोटल NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज, एक निश्चित परसेंटेज, जो एट परसेंट कितना है 18%, एक किस रूप में होगा, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, और RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी ग्रुप में, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी ग्रुप में, कैश के, गोल्ड के और RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी ग्रुप में डिपो रखना पड़ेगा। किसके पास, अपने पास। और यहाँ पर जैसे अभी हम CRR पढ़ा रहे थे, एक्सेप्शन कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो CRR में बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे 1999 में 2000 में यहाँ पर CRR में कुछ जो है रेट RBI जो है इनको इंटरेस्ट दी थी, लेकिन यहाँ पर अगर वो कैश के रूप में रखते हैं तो इनको कोई बैंक को प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से बैंक को कुछ प्रॉफिट होगा, और अगर RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटी है तो निश्चित है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, तो उसमें अगर पैसा लगा रखा है बैंक तो कुछ ना कुछ क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि कंपैरेटिवली CRR की तुलना में FLR में बैंक को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। और जनरली 8% तो जो RBI अप्रूव सिक्योरिटी है उसमें इंटरेस्ट बैंक को मिलता रहता है। तो हाँ, एक चीज़ इसमें और क्लियर कर दूं कि जैसे अभी मैं वैसे शुरुआत में इससे बोल दिया कि RRB को भी FLR रखना होगा, ठीक है, लेकिन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली जो विलेज लेवल की बैंक है उसे नहीं रखना है। तो इस तरह से इसका भी पहले 2007 के पहले अगर कहें तो इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम रेट फिक्स था। मिनिमम 25% और मैक्सिमम जो है 38.5%, इस तरह से इसका रेट फिक्स होता था। लेकिन अभी जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम की सीमा भी ख़त्म हो चुकी है आफ्टर 2007। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात करेंगे OMO, हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन।
खुले बाजार की नीति। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या है कि अभी जो नई फरवरी में 2-3 दिन पहले जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई, इसके पहले के बारे में जानते हैं और न्यू में क्या किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें पहले कि आरबीआई के क्लाइंट ही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और वो कौन क्लाइंट हो सकते थे? 4 थे इसी तरह से, ऑल बैंक्स, ठीक, गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर। पहले यही 4 लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे जब आरबीआई जो है सिक्योरिटी को सेल या परचेज करती थे। कब सेल करती, कब परचेज करती थी, इसके बारे में समझेंगे कि यदि मार्केट में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन से अगर निकलना है, इन्फ्लेशन है मार्केट में और इन्फ्लेशन से निकलना है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ा है। मनी के फ्लो कम करने के लिए आरबीआई क्या करे? अपनी सिक्योरिटी को सेल करेगी। तो अपनी सिक्योरिटी की क्या करेगी? सेल करेगी। तो मार्केट में जब सिक्योरिटी को सेल करेगी, ये मार्केट है, इस मार्केट में पूरी मार्केट में सिक्योरिटी सेल करेगी, ये चारों क्लाइंट खरीदेंगे, तो इनसे मनी का जो फ्लो है, मनी है, मुद्रा इनके पास आ जाएगी, मनी इनके पास चली जाएगी। तो आरबीआई के पास जो है, आरबीआई है यहाँ पर, आरबीआई के पास मनी वापस, तो मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। कहने का मतलब इन्फ्लेशन से निकलने के लिए आरबीआई को क्या करना होगा? सिक्योरिटी को सेल करना पड़ेगा। और अगर वाइस वर्सा, अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, डिफ्लेशन की स्थिति में क्या करना होगा? उल्टा, डिफ्लेशन से निकलना है तो सिक्योरिटी को बाय करना पड़ेगा। जब बाय आरबीआई करेगी तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। अभी तक ये सिस्टम था, लेकिन जो फरवरी 2021 की जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी नई आई है, ये न्यू वाली, इसमें ये कहा गया कि जो रिटेल कस्टमर है, मतलब सामान्य जनता भी आरबीआई के साथ गिल्ट अकाउंट खोलकर वो सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं। तो नई चीज़ ये है कि अगर वो चाहे सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट होना चाहती है तो एक तरह के एक गिल्ट अकाउंट होता है और उस गिल्ट अकाउंट को ये खोलकर, ठीक है, अब यहाँ पर ये आ सकती है, मतलब सामान्य जनता भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकती, भाग ले सकते हैं।